प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत संपदा से भरपूर था, जिसने इसे व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। 18वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक प्रसिद्ध नाम था जगत सेठ। उस समय वे बंगाल के सबसे धनी व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उस दौर में जमींदार और नवाब तक कर चुकाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता पर निर्भर थे। पलासी के युद्ध में अंग्रेजों को आर्थिक सहायता देने और नवाब सिराजुद्दौला को हराने की गहरी साजिश में जगत सेठ भी शामिल थे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे राजस्थान से आए मानिक चंद जगत सेठ बने और उन्होंने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला को षड्यंत्र कर गद्दी से हटा दिया। जगत सेठ परिवार बंगाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यापारी परिवार था। इस परिवार की जड़ें प्राचीन भारत के मारवाड़ी व्यापारी समुदाय से थी। उनके पूर्वज राजस्थान के नागौर क्षेत्र से बंगाल आए और मुर्शिदाबाद में व्यापार के माध्यम से आर्थिक शक्ति और प्रभाव प्राप्त किया। इस परिवार के संस्थापक मानिक चंद एक कुशल व्यापारी थे और बंगाल की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनके पिता हीरानंद ने व्यापार विस्तार के लिए अपने बेटों को विभिन्न शहरों में भेजा था। मानिक चंद बंगाल की तत्कालीन राजधानी ढाका में बसे। उस समय बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान थे, जिनके प्रिय बनकर मानिक चंद ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। 1704 में जब मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया, तो मानिक चंद भी अपना टकसाल वहीं ले आए और महिमापुर में एक भव्य प्रासाद बनवाया। आगे चलकर उन्होंने नवाब के कोषागार और राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी भी संभाली। 1714 में मानिक चंद की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र फतेह चंद के नेतृत्व में संपत्ति और अधिक बड़ी फतेह चंद को ही जगत सेठ की उपाधि प्राप्त हुई, जो मुगल सम्राट महमूद शाह द्वारा दी गई थी। इस उपाधि का अर्थ था दुनिया का बैंकर, जो उनकी विशाल संपत्ति और वित्तीय प्रभाव को दर्शाता है। जगत सेठ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाबों के लिए बैंकर का कार्य करते थे। नवाब के कोष का प्रबंधन और कर संग्रह भी इन्हीं पर निर्भर था। इसके अलावा वे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी आर्थिक लेन देन करते थे, जिससे उनका व्यापारिक साम्राज्य और मजबूत हुआ। फतेह चंद के बाद उनके पोते मेहताब चंद ने 1744 में जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की। उस समय बंगाल की सत्ता में अलीवर्दी खान थे, जिनके उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला बने। लेकिन सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद जगत सेठ के प्रभाव में गिरावट आने लगी। सिराजुद्दौला ने अपने दीवान के रूप में मोहनलाल को नियुक्त किया, जिससे जगत सेठ के साथ उनके संबंध और बिगड़ गए। कहा जाता है कि एक बार सिराज ने जगत सेठ को जनता के सामने अपमानित करते हुए थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद जगत सेठ सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो गए। उन्होंने लॉर्ड क्लाइव और मीर जाफर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, जिसमें घसीटी बेगम और कुछ अन्य बंगाली जमींदार भी शामिल थे। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के बाद जगत सेठ को अंग्रेजों की असली मंशा का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीर जाफर के बाद जब मीर कासिम बंगाल की गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1764 में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की हार के बाद उन्होंने जगत सेठ और स्वरूप चंद को बंदी बना लिया और मुंगेर ले जाकर उनकी हत्या करवा दी। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुर्शिदाबाद से कोषागार कोलकाता स्थानांतरित कर दिया, जिससे जगत सेठ परिवार का बैंकिंग व्यवसाय समाप्त हो गया।
आज भी जगत सेठ के प्रासाद में कई दुर्लभ वस्तुएं संरक्षित हैं, जो उनकी समृद्धि का प्रमाण देती हैं। कीमती फर्नीचर, अस्त्र शस्त्र आदि। लेकिन इन सब के बीच एक रहस्यमय वस्तु है, एक दर्पण। कहा जाता है कि इस दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना चेहरा नहीं दिखता, बल्कि शरीर का अन्य हिस्सा दिखता है। यह रहस्य दरअसल एक विशेष दर्पण निर्माण तकनीक का परिणाम है। लेकिन इतिहास को देखें तो यह दर्पण प्रतीकात्मक रूप से बहुत कुछ छिपाने की कोशिश करता है। जगत सेठ परिवार वास्तव में बंगाली नहीं थे, बल्कि राजस्थान के जोधपुर के नागौर क्षेत्र से आए थे। पहले वे श्वेतांबर जैन धर्म के अनुयायी थे। बाद में वैष्णव बने और फिर पुनः जैन धर्म स्वीकार कर लिया। अगर आप कभी जगत सेठ के प्रासाद जाएं, तो वहां जैन मंदिर और प्रभु जैन देव की मूर्ति अवश्य देखें। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।